चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। बेसहुर लड़की। पटना में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज गर्मी के अचानक हुई बारिश ने सबका मन मोह लिया था, पर तीसरे दिन भी बारिश की वही रफ्तार देख लोगों की चिंता होने लगी। आसपास का सारा इलाका पानी में डूबने लगा था। एक 4 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर बने इकलौते कमरे में अकेली रहने वाली अंजलि इस वर्षा के कारण बहुत परेशान थी। बिजली बार बार गुल हो जा रही थी। सामने के टेबल पर बस 2 ही मोमबत्तियां उसे नजर आ रही थीं। अंधेरे से वैसे भी उसे बहुत डर लगता था। इमरजेंसी लाइट भी खराब पड़ा था। नीचे के फ्लोर पर उसकी भाभी रहती थी, पर उसे पता था कि उनसे मोमबत्ती मांगने पर वह कोई बहाना बना देंगी। शाम में ही रात का माहौल हो गया था। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। भाभी की मेड से बात ने माँ ने चुपचाप 2 मोमबत्तियाँ भिजवाई थी। मोमबत्तियाँ मेज पर रखकर वह गमलों में भरे पानी को बाहर निकालने में जुट गई। इस काम में पूरा आधा घंटा लग गया। गमलों में लगे ये पौधे ही तो उसके निसंग जीवन के आधार थे। इन्हीं के सहारे तो वह अपने को व्यस्त रखती। उसके दाएं बाएं तरफ से के मकान का चौथा मंजिला उसके छत से लगभग जुड़ा हुआ था। पटना की यह खासियत है कि नियम कानून को ताक पर रख लोग 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते। बाएं तरफ वाले फ्लैट में हमेशा की तरह शर्मा दंपत्ति बालकनी में बैठे मोटे काले बादलों की परतों से रह रह कर गिरते पानी के फुहारे को देख रहे थे। अंजलि से नजरें मिली तो दोनों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तभी पेड़ पौधों का मुआयना करते समय उसकी नज़र पिंक गुलाब वाले गमले पर पड़ी, जिसमें खिले दोनों फूल गायब थे। कौन तोड़ ले गया? शर्मा दंपत्ति के वश का तो यह था नहीं। दाएं दफ्तर वाला फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा था। 1 हफ्ते से थोड़ी हलचल नजर आ रही थी, पर उसे अब तक कोई दिखा नहीं था। तभी गमले के पास उसे एक पैकेट मोमबत्ती का नजर आया। कहाँ से आया ये पैकेट? किसी अपने पराये तो उसकी परवाह ही नहीं है। फिर किसको उसकी ज़रूरत और उसके डर का ख्याल था? गुलाब गायब होने का दर्द भुला पैकेट उठाए वह अपने कमरे के अंदर आ गई थी। नीचे के फ्लैट से उठती बासमती चावल के पुलाव की बढ़िया खुशबू से उसने कयास लगाया। भाभी के घर में आज शायद पुलाव और मटर पनीर की सब्जी बन रही थी। सोचने से क्या फ़ायदा, उसे पता है अम्मा के कहने पर भी भाभी उसके लिए नहीं भेजेंगी। अब तो वह उन सभी के लिए एक पागल लड़की थी। पलंग पर बैठे बैठे बाल नहीं संवारने के कारण उलझ गए बालों को किसी तरह हाथों से सुलझाकर जूड़ा बना लेने के बाद मन हुआ थोड़ा खिचड़ी ही पका लूं, पर उठने का मन नहीं किया। बाहर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक ससुराल में थी हर समय हर बात में सासू माँ कहती, कैसी औरत है, किसी बात का शऊर नहीं है, न ढंग से तैयार हो सकती है, न सलीके से किसी से बात कर सकती है। एक तो रंग सांवला, उस पर से माँ पिता ने कोई सलीका भी नहीं सिखाया। पति रिझे भी तो कैसे। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन यह नहीं कहती कि उनका बेटा पहले से ही किसी और पर मोहित था और उससे अंतर्जात विवाह करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए सासू माँ ने चटपट उसके साथ बेटे की शादी करवा दी थी। अब उन्हें लग रहा था बहू बेटा के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं थी। पर बात उस दिन क्यों नहीं समझ में आया था जब 15 लाख रुपए के संग इसी अंजलि को अपने हैंडसम बेटे के लिए रस्मों रिवाजे के बंधन में बांधकर ले आई थी। अपने पति भुवन की पसंद वह नहीं कोई और थी। इसमें उसका क्या दोष था? फिर भी पति का गुस्सा भी उसी पर उतारता, उन पैसों पर नहीं जो उनके पापा ने दिए थे। उन पैसों को वह व्यापार में लगा अच्छा मुनाफा कमा रहा था, पर इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी।
कि उसकी पत्नी की आंखों में भी अपनी शादी के कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। जानबूझकर वह उससे बात ही नहीं करता था। आंखों में उसके लिए हिकारत भरे अपनी चुप्पी से उगे बेगाना और अकेला बना रहा था। वह भले ही शारीरिक हिंसा नहीं करता था, पर अपनी चुप्पी और रूखी व्यवहार से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर भुवन के साथ सोती थी, फिर भी दोनों अकेले अकेले रहते थे। भुवन किताबों में डूबा सो जाता था, वह अलग पड़ी चुपचाप आसमां अपमान के सीढ़ी पर सीखती रहती। बस एक रिश्ता बन गया था, बना ही था। हर रात की यही कहानी देख उसे रात से ही घबराहट होने लगी। भले ही उसे अपनी पत्नी नहीं प्रभावित करती, पर कोई भी पराई औरत जब घर में आती उनसे अति प्रभावित हो उनके आसपास डोलने हंसी मजाक के मशगूल रहते। यह सब देख सुनकर वह शर्मिंदा हो जाती, क्योंकि वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर होता तो पत्नी की तरफ उसकी पीठ होती और होती एक अदृश्य दीवार, जो अंजलि के दिल में वितृष्णा भरता। अपने पति के संग इस तरह के रिश्ते की त्रासदी को झेलते झेलते वह बुरी तरह थक गई थी। मायके जाती तो माँ से कुछ नहीं कहती, बस उनके बगल में ऐसे सो जाती जैसे बरसों से सो नहीं पाई हो। पर माँ बिना कहे ही उसके मन के दर्द को समझ देर तक उसके बाल सहलाते रहती। पापा दिल के मरीज थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताती। एक दिन माँ ने धीरे से कहा था, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। वह जोर से हंसी थी। तू क्या कर लेगी? घर तुम्हारे पैसों से नहीं, पापा और भैया के पैसों से चलते हैं। उनकी सहमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों बाद पापा को दिल का दौरा पड़ा और वह देखते देखते वह काल के गाल में समा गए थे। अब हर तरह से जलील होकर भी पापा जिसके खूंटे बांध आए थे उसे वही जीना मरना था। इतने दिनों में भुवन का बिजनेस चमक उठा था, अब उसे पैसों का नशा हो गया था। एक दिन अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर ले आया और उसे कार में बिठाकर उसके मायके में छोड़ आया। मायके के दरवाजे पर खड़ी बहन को देखते ही भाई बिगड़ गया था। कैसे चली आई तुम? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ छोड़े जाने की? वहीं के पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देती तो उसके होश ठिकाने आ जाते। पर तुम्हें तो इतना करने का भी सबूत नहीं। नहीं भैया, उसने दूसरी शादी कर उस लड़की को घर ले आया है। वह रुक रुक कर किसी तरह बोली तो इस बार भैया की जगह पर भाभी बोली, क्यों नहीं करेगा वह शादी? जब इसे पति के साथ रहने का सहूर ही नहीं, दूसरी लड़की होती तो इतने दिनों में अपने प्यार और सेवा से पति को बांध ली होती। इस तरह बैग उठाए यहाँ नहीं चली आती। पर यह क्यों न आए, एक मुफ्त की नौकरानी जो बैठी है इनकी सेवा के लिए, और भाई ने भी तो पैसों की पेड़ उगा ही रखे हैं, तो किस बात की चिंता? फिर भैया की तरफ मुखातिब हुई, जाइए इसे इसके ससुराल में छोड़ कर आइए, देखते हैं वे लोग कैसे नहीं रखते हैं। तब माँ ने कहा था, बेटा छोड़ दे इसे, जाने कैसी कैसी प्रताड़ना झेल कर आई है। सोच समझकर जो करना होगा किया जाएगा। उन्हें यूं ही छोड़ दो। पूरे 15 लाख दिए थे पापा ने गिनकर, सारे पैसे उन्हें कैसे पचा लेने दूं? वह चुप क्या करेंगे? बिना अपराध यहाँ भी सुनना, बिना अपराध वहाँ भी सुनना। बिना कुछ किए भैया से क्षमा मांगती रही, जैसे ससुराल में सासू माँ से बिना अपराध क्षमा मांगती रही थी। कभी कभी उसे लगता जब उसे सबसे क्षमा ही मांगना रहना है तो माँ को उसका नाम ही क्षमा रख देना चाहिए था। दूसरे दिन ही मानसिक विक्षिप्तता का आरोप लगाकर तलाक का नोटिस आ गया। फिर शुरू हुआ केस मुकदमा। ऐसे ऐसे आरोप और उसके पागलपन के मनगढ़ंत कहानियाँ कोर्ट में पेश की गई कि जिसे सुनकर वह पानी पानी हो गई। फिर भैया ने समझौते का रुख अपनाया। कुछ रुपया महीना गुजारा भत्ता पर तलाक हो गया। भाभी ने साफ इनकार कर दिया, जिंदगी भर वह बोझ नहीं ढोएंगी। मकान अभी भी माँ के नाम पर था। चौथे माले पर एक कमरा बना था जिसे उन्होंने अंजलि को सौंप दिया। तब से अंजलि का वह बसेरा बन गया।
कभी पापा द्वारा वहाँ ढेर सारे गमले रखे गए थे जो अब बेतरतीब पड़े थे। अंजलि ने फिर से उसे संभाल लिया था। जरूरत का सामान एक बार जाकर ले आती, फिर वह नीचे नहीं उतरती। प्रेम की सनातन चाह सबको होती है, उसे भी थी, पर कच्चे धागे वाला प्यार भी उतना ही स्वार्थी निकला जितना कि मंगलसूत्र से बंधा रिश्ता। सबने उसकी परवाह करना छोड़ दिया तो वह भी सबका साथ त्याग कर अकेली रहने लगी। अकेले रहते रहते वह बेपरवाह सी हो गई थी। कभी खाना बनाती, कभी मन नहीं होता तो नहीं बनाती, कभी नहाती, कभी नहीं नहाती। कभी कभी माँ मिलने आती तो उसे देख रो पड़ती। अपने हाथों से उसके बाल संवारती, कपड़े बदलवाती और उसके गंदे कपड़े धोती। उसे हिदायत कुछ काम धंधा करने की सोच वह हंस कर रह जाती। पहले उसने बहुत कोशिश की थी कोई नौकरी मिल जाए। उसने जगह जगह इंटरव्यू दिए, पर उसका आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि कहीं भी ठीक ढंग से बात ही नहीं कर पाती थी। हर जगह उसी निराशा ही साथ लगी। नौकरी देने के बदले लोग उसका मजाक उड़ाते। घर लौटने पर भाभी कहती, इसी नौकरी कौन देगा, इतनी शकल होती तो तलाक नहीं होता। हार कर हर महीने उसी व्यक्ति के पैसों का इंतजार करती जिसने बिना कारण उसे जलील कर अपने जीवन से निकाल फेंका था। उस पैसों को छूते ही वह जैसे गज पर जमीन में धंस जाती, फिर भी जिंदा रहने के लिए वही पैसा खर्च करती। उसे अपने जीवन से ही नफरत सी होने लगी थी। निरुद्देश्य अकेले जीवन से उसका मन और भी गतिहीन हो गया था। एक दिन बक्से से उसे भुवन का फोटो मिल गया तो उसे खाली पड़े कील पर उसे टांग दिया। जब भी चाय बनाती एक प्याला उसके सामने भी रख देती। एक दिन भाभी की मेट शांत ने देख लिया। फिर क्या हुआ, उसे पागली घोषित कर दिया गया। लोग समझते ही नहीं उसे भी किसी के साथ की जरूरत है, चाहे वह फोटो ही क्यों ना हो। दूसरे दिन बाहर बारिश थम गई थी। वह बाहर निकलकर अपने गमलों का निरीक्षण कर ही रही थी कि उसे बगल वाले फ्लैट के बालकनी में एक 35 से 36 के लगभग के पुरुष आकृति उभरी, जिसका रंग भले ही सांवला था पर चेहरा काफी आकर्षक था। अपनी सूख चंचल आंखों से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे बिना झिझक अपनी ओर देखते देखकर अंजलि को घबराहट सी होने लगी। अपने उलझे बाल और तुड़े मुड़े कपड़े का ख्याल आते ही वह झट से कमरे में चली गई, पर देर तक उसे अपनी पीठ पर उन आंखों की चुभन महसूस होती रही। बहुत दिनों बाद उसने अपना चेहरा आईने में देखा। अपने उलझे बाल और रूखा बेजान चेहरा देख न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन वह देर तक अपने घने और उलझे बालों को सुलझाती रही। दूसरे दिन उसने बालों को शैम्पू भी किया। वह बाहर छत पर निकली तो उसकी चोर निगाहें बालकनी पर ही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। बाद में जब वह मुंडेरे पर बैठी चिड़ियों से बातें करते हुए दाना डाल रही थी, उसे लगा बगल की खिड़की से उसे कोई देख रहा है। वह वहाँ से हटकर अपने मोगरा के गमले के पास आ गई। तभी बालकनी से आवाज आई, आपके मोगरे बहुत घने खिले हैं, आप इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, पर कुछ ख्याल अपना भी रखा कीजिए। यूँ चोरी चोरी दूसरे के जीवन में नहीं झांकते। अनायास ही उसकी मुंह से निकल गया, जी नहीं, मैं तो आमने सामने बात करता हूँ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। वह जरा सख्ती से बोली। आपके इसी अकेलेपन से उबकर आपकी छोटी चिड़िया कमली कल से गायब है। वह बुरी तरह चौंक पड़ी। तो क्या उसे वह चुपचाप वाच करते रहता है? इसे उसकी चिड़ियों के नाम भी याद हैं। उस दिन देर रात तक वह अपने इस नए पड़ोसी के विषय में ही सोचती रही। किसी ने उसे बेहद करीब से महसूस किया, उसे जानने की कोशिश की। यह बात उसे बेहद सुखद लगी। आज पहली बार एक अतिरिक्त खुशी का एहसास उसके दिलो दिमाग ने महसूस किया था। दूसरे ही दिन अपने पति के फोटो के स्थान पर उसने एक आईना टांग दिया था। अब हर समय आईना उसकी आंखों के सामने होता तो उसका अस्त व्यस्त व्यक्तित्व सुव्यवस्थित होने लगा। धीरे धीरे उसके उलझे बाल अब संवरने रहने लगे। कपड़े भी सलीके से पहनती। अब चिड़ियों से नहीं, ज्यादातर बातें बालकनी में खड़े उस व्यक्ति से होती।
जिसने अपना नाम जतिन बताया था। कभी कभी बगल वाले अंकल आंटी से भी बातें कर लेती। अंधेरे में गुम होता उसका अस्तित्व अचानक जीवन की तरफ उन्मुख हो गया था। वह भले ही न विधवा थी न सधवा, पर एक औरत थी जिसका मन जीवित था। मन जीवित था तो हर औरत की तरह उसे भी एक साथी की चाहत थी, जिसकी संभावना अब उसे बालकनी में खड़े जतिन में दिखती, जो उसके दर्द को अपनों की तरह महसूस कर रहा था। उसके दब्बूपन में आत्मविश्वास भर उसे निराशा और अवसाद से धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान न जाने कब उसे इस सीधी सादी सरल लड़की से प्यार हो गया। फिर लोगों ने देखा, एक दिन जतिन की मां ने उसके घर शादी का संदेशा भिजवाया, पर उसके भैया और भाभी ने इस विजातीय शादी से साफ इनकार कर दिया था। एक ब्राह्मण कुल की लड़की अपने से नीचे कुल में कैसे ब्याह ही जा सकती है। इतना ही नहीं, भाभी ने उसे बुलाकर अपनी अग्निगर्भा दृष्टि से उसे झुलसाते हुए उस पर चरित्रहीनता का लांछन तो लगाया ही, कुल की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए पूरे घर में हंगामा बरपा दिया था। पर वह न रोई, न चिल्लाई, न ही अपना दोष स्वीकारा, न क्षमा मांगी। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर ली। अब वह क्षमा मांगने की परिधि से बाहर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि भाभी की बातें उसे चुभती नहीं थी, पर अब उसके अंदर जतिन के प्रेम का बल था। अपनी पसंद से ब्याह करना अगर चरित्रहीनता है, तो एक चरित्रहीन व्यक्ति के नाम पर सारी उम्र गुजारना सच्चरिता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। एक भुवन के ठुकरा देने मात्र से वह सारी दुनिया के लिए बेकार नहीं हो गई थी। भाभी की बात वह क्यों सुने? जब वह बीमार होती थी, अकेले कमरे में छटपटाती रहती थी। आसपास कोई नहीं होता था सिवाय एक शून्य से भरे अंधकार के। रात के अंधेरे में वह कितनी बार पुकारती, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। अब वह क्यों किसी की सुने? बरसों एक पुरुष के अत्याचारों का शिकार रहे, तब किसी के गले से आवाज़ नहीं निकली। किसी ने उसके हाल नहीं पूछे, आंसू नहीं पोंछे। जतिन उन सभी के लिए नीची जाति का होगा तो रहे, उसके लिए वह उसका दोस्त, प्रेमी और पथ प्रदर्शक है। अगर आज वह निर्णय नहीं ले सके, तो एक बार फिर उसे उन्हीं निर्मम और हृदयहीन लोगों के बीच परित्यक्ता बनकर रहना होगा। अचानक अंजलि की आंखों में अद्भुत दृढ़ता आ गई थी। वह चुपचाप हाथ में एक बैग लिए घर से निकल गई थी। कुछ ही घंटे बाद लोगों ने देखा, जतिन बाबू के साथ लाल जोड़े में सजी धजी अंजलि कार से उतरकर अपनी माँ से मिलने गई। भाई भाभी ने भले ही उसे दरवाजे पर रोक दिया, पर माँ ने घर से बाहर आकर दोनों को भीगी आंखों से आशीर्वाद दिया और अपनी कलाई से अपने कंगन उतारकर उसे पहनाते हुए बोली, जा अपनी गृहस्थी में ऐसी गुम हो जा कि मुड़कर मायके की तरफ देखने की भी फुर्सत ना मिले। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।